नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आज आपके साथ में मैं रासायनिक अभिक्रिया का चैप्टर लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। ये चैप्टर सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं में इस अध्याय के प्रश्न पूछे जाते हैं। एक प्रश्न तो लेक्चरशिप की जो जनरल सामान्य ज्ञान पेपर आता फर्स्ट पेपर, उसमें इसी बार पूछा गया था द्विविस्थापन अभिक्रिया का। जहाँ जहाँ पर भी रेलवे जो भी रिक्रूटमेंट होता है उन सभी प्रकार की परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछे जाते हैं। और एक्चुअली मैं आपको ये भी कहना चाहूँगा कि ये जो चैप्टर है वो क्लास 10th की साइंस में दे रखा है। क्लास 10th वाले बच्चे भी इसको देख सकते हैं ताकि उन तक भी उनका चैप्टर कंप्लीट हो जाए। सबसे पहला, लेकिन आप ध्यान रखें इन सारे चैप्टर को करते वक्त अगर आप मेरे YouTube चैनल HR पोटालिया ट्यूटोरियल पर सब्सक्राइब करेंगे तो जैसे ही यहाँ से चैप्टर अपडेट होगा आप तक पहुँच जाएगा। सो कम ऑन द टॉपिक। सबसे पहला हमारा टॉपिक था रासायनिक अभिक्रियाएं। क्या था बोलो? रासायनिक अभिक्रियाएं। यानी हमारे दैनिक जीवन में कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं घटित होती रहती है, उन्हीं के बारे में बात है। सबसे पहली अभिक्रिया थी संयोजन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया बोलो? संयोजन अभिक्रिया, या दूसरे शब्दों में इसको हम लोग कहते हैं योगशील अभिक्रिया कहते हैं। ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें दो या दो से अधिक क्रियाकारक क्रिया करेंगे, क्रियाकारक क्रिया करके एक उत्पाद बनाएंगे। बनने वाले उत्पादों की संख्या कितनी होगी? एक। जैसे कार्बन प्लस ऑक्सीजन बराबर CO2, तो वो आपके पास में संयोजन अभिक्रिया है, योगशील अभिक्रिया है। इसके बाद में दूसरी इसकी एकदम उल्टी आएगी, अपघटनीय अभिक्रिया। अपघटनीय अभिक्रिया का मतलब ये हुआ, रियल में अपघटनीय का मतलब होता है टूटना। जहाँ पर टूटने की बात आती है वो अपघटनीय अभिक्रिया है, टूटते हैं। कैसे? जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है और इसको आपने गर्म किया तो ये CaO प्लस CO2 में टूट गया, अर्थात अभिकारक एक है लेकिन उत्पाद एक से अधिक है, तो ये हो जाएगी अपघटनीय। लेकिन अपघटनीय अभिक्रियाओं को मैंने कल ही बात की थी, 3 प्रकार है। बाह्य स्रोत से ऊर्जा देनी पड़ती है। जब हम बाह्य स्रोत से ऊर्जा देते हैं तब ऐसी स्थिति में हमारे पास में वो पदार्थ अभिकारक टूट जाता है। अगर विद्युत धारा से करते हो तो विद्युत अपघटनीय अभिक्रिया, तापमान से करते हो तो ताप अपघटनीय अभिक्रिया, ये ताप अपघटनीय अभिक्रिया का उदाहरण है। इसी प्रकार से अगर प्रकाश की उपस्थिति में करते हो तो प्रकाश अपघटनीय अभिक्रिया, और ब्लैक एंड व्हाइट जो फोटोग्राफी होती है वो प्रकाश अपघटनीय अभिक्रिया का ही उदाहरण है। इसके बाद में तीसरे नंबर पे मैंने बात की थी विस्थापन अभिक्रिया की। विस्थापन अभिक्रिया में मैंने एक ही शब्द में आपसे बोला था, ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जहां पर अधिक सक्रिय धातु आयन कम सक्रिय धातु आयन को प्रतिस्थापित कर देता हो। जैसे आपके पास में मैंने कहा कि कॉपर सल्फेट का विलयन है और इस कॉपर सल्फेट का विलयन का नीला रंग है, इसमें आपने जिंक धातु की रॉड डाल दी। कोई ज़रूरी नहीं है आप लोग आयरन का टुकड़ा डाल दीजिए, आयरन का एक पीस डाल दीजिए। जो ये नीला रंग है, ये आप जैसे ही ऐसा करोगे तो इस स्थिति में ये आपके पास में FeSO4 प्लस Cu बन जाएगा, और यहाँ जो नीला रंग था वो नीला रंग आपके पास में यहाँ विलुप्त होकर के हरे रंग में बदल जाएगा, लाल रंग में भी आ सकता है। तो इस प्रकार का जो परिवर्तन है वो विस्थापन अभिक्रिया में, आयरन अधिक सक्रिय, लोहा अधिक सक्रिय, किससे? कॉपर से, तो इस आयरन ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया। चौथा, द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया का मतलब ये होता है, द्विविस्थापन अभिक्रियाएं यानी मूलकों का आदान प्रदान।
मूलकों का क्या होना बताओ तो आदान प्रदान। धन आयन और ऋण आयन का आपस में एक्सचेंज होता हो तो वो आपके पास में द्विविस्थापन। और यही क्वेश्चन इस बार आरपीएससी के एग्जाम में आया था। जैसे हम लोग एक एग्जाम्पल ले लेते हैं आपके पास में। सबसे पहला हमारे पास में सिल्वर क्लोराइड प्लस सोडियम सल्फेट है और इनकी अभिक्रिया से ये आपके पास में बन जाता है, वो बनेगा NaCl प्लस AgSO4। अर्थात मतलब क्या हुआ पता है कि यहाँ से सल्फेट था वो सिल्वर के साथ आ गया, क्लोराइड था वो सोडियम के साथ, ये इसके साथ और ये इसके साथ। आयनों का आपस में क्या हुआ आदान प्रदान। और ऐसी अभिक्रियाएं क्या कहलाती है बताओ तो द्विविस्थापन अभिक्रियाएं कहलाती है। जहां पर आयनों का आदान प्रदान होता हो उसको हम लोग कहते हैं विस्थापन अभिक्रियाएं कहते हैं। नेक्स्ट केस नंबर 5। एक अभिक्रिया आती है अणु उत्क्रमणीय अभिक्रिया। अनुत्क्रमणीय इरिवर्सिबल अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया का मतलब ये होता है ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जो केवल एक ही दिशा में संपन्न होती हो। ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जो सिर्फ एक ही दिशा में संपन्न होती हो, उनसे बनने वाला उत्पाद स्थायी होता हो। तो ऐसी अभिक्रियाएं जैसे मैंने कहा मैग्नीशियम का रिबन लिया, उसको जलाया और वो मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण कर दिया। इसका एरो एक दिशा में ही रहेगा, अभिकारक से उत्पाद की ओर ही रहेगा। या मान लो कोयला लिया, आपने इसको गर्म किया और ये कोयला कार्बन डाइऑक्साइड में बदल गया, और जैसे ही कोयला कार्बन डाइऑक्साइड में बदलता है ये भी अपने आप में एक कौन सी अभिक्रिया बता दो तो अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया है। क्यों? कितनी दिशा में संपन्न हो रही है? एक। उत्पाद क्या है? स्थायी। तो इस प्रकार की अभिक्रियाओं को अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। नंबर 6 उत्क्रमणीय अभिक्रिया रिवर्सिबल रिएक्शन। उत्क्रमणीय रिवर्सिबल उत्क्रमणीय अभिक्रिया। उत्क्रमणीय अभिक्रिया का मतलब ये होता है ऐसी अभिक्रियाएं रासायनिक अभिक्रियाएं जो दो दिशाओं में संपन्न होती हो। ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जो दो दिशाओं में चलती हो, बाई डायरेक्शनल होती हो। कैसे? जैसे आपने कहा आपके पास में A प्लस B और इससे बन गया आपके पास में C प्लस D, और ये C प्लस D टूटा और ये A प्लस B बन गया वापस। दूसरा उदाहरण लो, जैसे हमारे पास में नाइट्रोजन प्लस आपके पास में हाइड्रोजन, इन दोनों ने मिलकर के जब अमोनिया का निर्माण किया, नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन, नाइट्रोजन N2 प्लस H2 इक्वल टू 2NH3 अमोनिया का निर्माण हुआ। नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन मिलने से किसका निर्माण हुआ? अमोनिया का निर्माण हुआ, तो अमोनिया बनी। और अगर आप चाहेंगे तो ये अमोनिया टूट करके इस प्रकार से वापस नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का निर्माण कर सकती है। तो पहले तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन ने मिलकर के अमोनिया बनाई, और ये अमोनिया वापस टूट करके नाइट्रोजन और हाइड्रोजन कितनी दिशाओं में अभिक्रिया चली? दो। अभिकारक से उत्पाद और उत्पाद से अभिकारक। जबकि अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया में क्या था? अभिकारक से उत्पाद बना, सिर्फ दिशा कितनी थी? एक ही दिशा थी। कितनी दिशा थी बोलो? जो वे रासायनिक अभिक्रियाएं जो एक ही दिशा में संपन्न होती है वो अनुत्क्रमणीय, और वे रासायनिक अभिक्रियाएं जो दो दिशाओं में चलती हो वो आपके उत्क्रमणीय रिवर्सिबल है। और रिवर्सिबल में उत्क्रमणीय में उत्पाद अस्थायी होता है। नेक्स्ट केस हमारे पास में नंबर 7 आता है, वो आता है ऊष्मासेपी अभिक्रिया। ऊष्मासेपी अभिक्रिया का मतलब ये होता है कि वे रासायनिक अभिक्रियाएं, ऊष्मासेपी अभिक्रिया, वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनके अभिकारक क्रिया करके उत्पाद बनाते हो, लेकिन ऊर्जा का, किसका? ऊर्जा का ऊष्मा के रूप में, ऊर्जा का किसके रूप में? ऊष्मा के रूप में उत्सर्जन होता हो। वे रासायनिक अभिक्रियाएं, वापस बोल रहा हूँ, वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारक से उत्पाद बनते समय ऊर्जा का ऊष्मा के रूप में
उत्सर्जन होता हो तो इस प्रकार की अभिक्रियाओं को ऊष्मासेपी अभिक्रियाएं कहते हैं। जैसे हम लोग एक उदाहरण लेकर के बात करेंगे तो उस उदाहरण में सबसे पहला कंटेंट आपका इस प्रकार से रहेगा। ऊष्मासेपी अभिक्रियाओं में नंबर 1 पे अगर अपन बात करेंगे तो आप इस प्रकार से कहोगे कि सबसे पहला जो घटक है ऊष्मासेपी में वो ये रहेगा। मान लो आपके पास में चूने का पत्थर है, कैल्शियम ऑक्साइड है, इसको जैसे ही तुम पानी में डालोगे, ये क्विक लाइम है, बिना बुझा हुआ चूना, जिसको कह सकते हो बिना बुझा चूना, आता है ना चूना बिना बुझा हुआ, उसको जैसे ही तुम पानी में डालोगे, इस बिना बुझे हुए चूने को जैसे ही तुम पानी में डालोगे तो ये आपके पास में CaOH होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यानी ये अब बदल जाएगा, बुझा हुआ चूना बन जाएगा। बुझा चूना, चूना कोई व्यक्ति का नाम नहीं है, कैल्शियम ऑक्साइड बिना बुझा हुआ चूना है। जैसे ही हम इसको पानी में डालेंगे तो यहाँ पर ये बुझा हुआ चूना बदल जाएगा, प्लस उष्मा के रूप में ऊर्जा उत्सर्जित होगी। और जहाँ कहीं पर भी उत्पाद की तरफ प्लस उष्मा लिखा हो, प्लस ऊर्जा लिखा हो, इसका मतलब ये हुआ कि वो अभिक्रिया हमारे पास में कहलाती है ऊष्मासेपी अभिक्रिया कहलाती है। यानी ऊष्मासेपी का मतलब ये हुआ कि वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनके अभिकारक से उत्पाद बनते समय ऊर्जा का उष्मा के रूप में उत्सर्जन होता हो, वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें ऊर्जा का उष्मा के रूप में उत्सर्जन होता हो, तब इस प्रकार की अभिक्रियाओं को हम लोग ऊष्मासेपी अभिक्रिया कहते हैं। ऊष्मासेपी अभिक्रिया। नेक्स्ट नंबर आपके पास में 8 पे आता हूँ मैं। नंबर 8 पे अगर अपन बात करेंगे तो सीधा आपका आंसर रहेगा, वो ये रहेगा कि अगला 8 नंबर पे आता है ऊष्माशोषी अभिक्रिया। क्या नाम बताओ? ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ऊष्माशोषी अभिक्रिया का मतलब ये हुआ कि वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारक से उत्पाद बनते समय ऊर्जा का उष्मा के रूप में अवशोषण किया जाता हो। जब तक ऊर्जा का उष्मा के रूप में अवशोषण नहीं होता हो तब तक वो अभिक्रिया संपन्न नहीं होगी। लगभग देखो एक चीज़ और है, जो श्वसन है, हम लोग श्वसन करते रहते हैं जिसकी वजह से हमारे शरीर का तापमान है। श्वसन एक ऊष्मासेपी अभिक्रिया है। रियली ये आपके एनसीईआरटी की बुक में भी दे रखी है और दूसरी किताबों में भी दे रखी है। श्वसन एक ऊष्मासेपी अभिक्रिया है, इसीलिए हमारे शरीर का तापमान होता है। हम जब तक जिंदा हैं, श्वसन चलता है, तब तक हमारे बॉडी का टेम्परेचर होता है। जैसे ही मर जाते हैं पहले हाथ देखते हैं, फलाणो जी ठाडा हो गया, फलाणो जी ठाडा को नहीं होया, श्वसन बंद हो गयो। श्वसन बंद होने कारण बिंग ऊर्जा का उत्सर्जन उष्मा के रूप में नहीं हुआ, इसीलिए वो वैज्ञानिक ये कह रहे हैं कि वो फलाणो आदमी ठाडो हो गयो, मतलब मर गयो, मृत्यु लोक मिल गया उसको। तो वो उनको आपके पास में वो ऊष्मासेपी अभिक्रिया है। कौन? श्वसन। और ऊष्माशोषी का मतलब क्या है? वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें ऊर्जा का उष्मा के रूप में अवशोषण किया जाता हो। जैसे मैं आपको एक सिंपल सी, अभी गर्मियों के दिन है, आप लोग नींबू पानी बनाते हो, शक्कर लेते हो, पानी में डालते हो। पहले पानी गिलास में डाल करके एक बार उसको टच करके देखें, वो थोड़ा सा जो भी टेम्परेचर होगा उसको देख लें, फिर शक्कर डाल के उसको हिलाते रहो, हिलाते रहो, हिलाते रहो। शक्कर को घोलना पड़ेगा, और जैसे ही तुम घोलोगे वो घुल जाएगी। घोलना मतलब आपको उसको ऊर्जा दे रहे हो, लेकिन उसके बाद उस गिलास को टच करना, वो गिलास ठंडी होगी। क्यों? क्योंकि इस अभिक्रिया के संपन्न होने में आसपास की ऊर्जा का अवशोषण किया गया है। ऐसे कैसे? ऊष्मासेपी का एक उदाहरण बताऊं। जो आपके कपड़े धोने का सर्फ पाउडर आता है ना, देखा है ना? सर्फ पाउडर को आप हथेली में लेकर के थोड़ा पानी डाल करके इस प्रकार से रगड़ना,
आपके पास में हथेली गर्म हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जब वो सर्प पानी में घुल रहा है तो ऊर्जा का उष्मा के रूप में उत्सर्जन हो रहा है, जिसमें ऊर्जा का उष्मा के रूप में उत्सर्जन वो उष्मासेपी अभिक्रिया, और वे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊर्जा का उष्मा के रूप में अवशोषण होता है, अवशोषित की जाती है, वो कहलाती है उष्मा शोषी। शोषी का मतलब शोषण करना, अवशोषण करना। और इसका उदाहरण भी ले सकते हो, जैसे आपके पास में नाइट्रोजन है प्लस उसके साथ में हाइड्रोजन है, जब आप उसके पास में बाहरी ऊर्जा प्रोवाइड करवाओगे तो ही अमोनिया बनेगी। या आपके पास में नाइट्रोजन है प्लस ऑक्सीजन है, ये नाइट्रोजन ऑक्सीजन मिलकर के नाइट्रस ऑक्साइड मिलेगा, ये तभी बनेगा जब तड़ित के रूप में बिजली चमकेगी, तापमान जब उपलब्ध करवाया जाएगा, जब ऊर्जा उष्मा के रूप में उसको प्राप्त होगी, तो ये हमारे पास में कौन सी अभिक्रिया हुई बताओ? उष्मा शोषी अभिक्रिया हुई। वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें ऊर्जा का शोषण किया जाता हो, ऊर्जा का अवशोषण किया जाता हो। तो एक हुई उष्मा शोषी अभिक्रिया और एक हुई अपने पास में उष्मा सेपी अभिक्रिया। दोनों में अंतर भी पूछा जाता है। सेपी का मतलब होता है उत्सर्जन करना, शोषी का मतलब होता है अवशोषण करना। और शोषी में यहाँ पर इनके साथ में माइनस उष्मा लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है बताओ? माइनस उष्मा लिखा जाता है। उष्मा शोषी में माइनस उष्मा लिखा जाएगा और सेपी में प्लस उष्मा लिखा जाएगा। प्लस उष्मा मतलब ये उष्मा सेपी है, माइनस उष्मा का मतलब उष्मा शोषी है। नेक्स्ट नंबर 9, उदासीनीकरण अभिक्रिया, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। उदासीनीकरण अभिक्रिया। उदासीनीकरण अभिक्रियाओं की अगर अपन बात करें, उदासीनीकरण अभिक्रियाएं मतलब ये हुआ वे रासायनिक अभिक्रियाएं। उदासीनीकरण अभिक्रियाओं का मतलब है वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनको संपन्न होते वक्त धनायन ऋणायन को उदासीन कर देता हो, अम्लीय प्रभाव क्षारीय प्रभाव को नष्ट कर देता हो, या क्षारीय प्रभाव अम्लीय प्रभाव को नष्ट कर देता हो। जैसे मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ, हालांकि ध्यान रखें उदासीनीकरण एक उष्मासेपी अभिक्रिया भी है। उदासीनीकरण एक उष्मासेपी अभिक्रिया भी है। ये कैसी है? उष्मासेपी, ऊर्जा का उष्मा के रूप में उत्सर्जन होगा, लेबोरेटरी में जाओगे, एसिड बेस मिलाओगे, गर्म हो जाता है, कई बार विस्फोट भी हो जाता है। उष्मासेपी भी है और उसके साथ में ये द्विविस्थापन अभिक्रिया भी है, क्योंकि मूलकों का आपस में आदान प्रदान होता है। मूलकों का आपस में क्या होता है? आदान प्रदान होता है। तो उष्मासेपी भी है और उसके साथ में द्विविस्थापन भी है। कैसे? देखो, जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये आपके पास में एक अम्ल है और प्लस उसके साथ में नंबर 2 पे आपके पास में NaOH लिया जाता है, क्षार है। HCl प्लस NaOH, अम्ल प्लस क्षार। अम्ल प्लस क्षार को लिया और एक दूसरे के साथ मिक्स किया, तो यहाँ पर आपके पास बन जाएगा NaCl, सोडियम क्लोराइड, प्लस इसके साथ में दूसरा जो उत्पाद बन जाता है वो जल बनेगा, H2O। तो ये यूँ कह रहा है कि HCl अम्ल है और NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड ये एक क्षार है, और यहाँ पर NaCl बना, ये एक आपके पास में लवण है, और यहाँ पर प्लस उसके साथ में जल बना, यानी अम्ल के प्रभाव को क्षार ने निष्क्रिय कर दिया। निष्क्रियण अभिक्रिया भी कह सकते हो उदासीनीकरण को, और द्विविस्थापन भी कह रहे हो। यहाँ पर ऊर्जा का उष्मा के रूप में उत्सर्जन हो रहा है, इसलिए इसको उष्मासेपी भी कह सकते हो। तो सबसे पहले अम्ल लिया, अम्ल के साथ में क्षार डाला, और क्षार डालने से ये लवण प्लस क्या बन गया? जल। और लवण प्लस जल बनने के साथ ही आपके पास में HCl प्लस NaOH, NaCl प्लस H2O। अब बात क्या हुई, कैसे हुआ? देखो, ये H प्लस, ये Cl माइनस, ये Na प्लस और ये OH माइनस। यहाँ पर पाए जाने वाला H प्लस आयन चला गया OH के पास, और इसका ये ऋणावेशित, इसका धन आवेशित ऋणावेशित के पास गया,
और इसका धन आवेशित इसके ऋण आवेशित के साथ, यानी आयनों का आपस में क्या हुआ, आदान प्रदान। और वे रासायनिक अभिक्रियाएं जहां पर आयनों का आदान प्रदान होता है वो द्विविस्थापन अभिक्रिया है, और जहां पर ऊर्जा का उष्मा के रूप में उत्सर्जन होता हो वो उष्माक्षेपी अभिक्रिया है। जहां अम्ल के प्रभाव को क्षार नष्ट कर देता हो या क्षार के प्रभाव को अम्ल नष्ट कर देता हो तो उसको उदासीनीकरण या निष्क्रियण अभिक्रियाएं कहते हैं। OH- क्षार का प्रभाव है, H+ अम्ल का प्रभाव है, तो अम्ल के प्रभाव को क्षार ने नष्ट किया और ये इसके साथ Na+ के साथ में Cl- मिल गया और आपके H+ के साथ में OH यानी लवण प्लस क्या बन गए, जल। अर्थात ये हमारे पास में कौन सी अभिक्रिया हुई बताओ, उदासीनीकरण अभिक्रिया हुई। वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें धनायन के प्रभाव को ऋणायन या ऋणायन के प्रभाव को धनायन, और सबसे बड़ी बात है उत्पाद के रूप में लवण और जल बनते हैं। लेकिन दोस्तों ध्यान रखना, प्रबल अम्ल को दुर्बल क्षार निष्क्रिय नहीं कर पाएगा। बनेगा तो लवण और जल ही, लेकिन बनने वाला जो लवण होगा वो प्रबल कौन है, अम्ल प्रबल है तो आपके पास में बनने वाला लवण अम्लीय प्रकृति का होगा। अगर क्षार प्रबल है तो बनने वाला लवण क्षारीय प्रकृति का होगा। लेकिन अभिक्रिया तो उदासीनीकरण ही होगी, उत्पाद तो लवण ही बनेगा, लेकिन लवण की प्रकृति पूरी तरह से उदासीन होगी या नहीं होगी ये अम्ल और क्षार की प्रकृति पर निर्भर करता है। दूसरी बात, इसके बाद नंबर 10 पे बात करेंगे हम लोग। नंबर 10, अगर नंबर 10 पे हम रासायनिक अभिक्रिया की बात करेंगे तो एकदम सिंपल सी बात है आपके पास, वो सबसे बड़ी बात है। एक तो आता है आपके पास ऑक्सीकरण और एक अपने पास में आता है अपचयन। दोनों एक दूसरे की उल्टी अभिक्रिया है, ऑक्सीकरण और अपचयन। ऑक्सीकरण का मतलब वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें ऑक्सीजन का योग होता हो, और यहाँ लिखोगे ऑक्सीजन का वियोग होता हो, यानी इनमें ऑक्सीजन हटती है, इसमें ऑक्सीजन जुड़ती है। यहाँ लिखोगे हाइड्रोजन का वियोग होता हो, यानी हाइड्रोजन इससे अलग होगी, और यहाँ लिखोगे हाइड्रोजन का योग होता हो, हाइड्रोजन जुड़ती है, इसमें हाइड्रोजन जुड़ेगी, इसमें हाइड्रोजन हटेगी। और नेक्स्ट, ये इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, और यहाँ पर लिखोगे ये इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, ये इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा। अपचयन में इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया जाता है और ऑक्सीकरण में इलेक्ट्रॉन का त्याग किया जाता है। और चौथी बात, यहाँ पर धन विद्युतीय तत्वों की कमी होगी, धन विद्युतीय तत्व कम होंगे, और यहाँ लिखोगे आपके पास में धन विद्युतीय तत्व होंगे, वो आपके पास विद्युतीय तत्व बढ़ेंगे, और यहाँ ऋण विद्युतीय तत्व बढ़ेंगे तो यहाँ ऋण विद्युतीय तत्व घटेंगे, यहाँ ऋण विद्युतीय तत्व बढ़ेंगे या ऋण विद्युतीय तत्व घटेंगे, उल्टे चलेंगे। और ये है आपके पास में ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रियाएं। तो कुल मिला के हमारे पास में रासायनिक अभिक्रियाओं के संदर्भ में हम बात करेंगे तो कुल 10 रासायनिक अभिक्रियाएं हुई है, और जिनमें आपके पास में 1 by 1 सारी रासायनिक अभिक्रियाओं की बात हमारी समाप्त हुई। और इसके बाद कल बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। धन्यवाद।